देखते हैं शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, ये सब चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शक्ति। तो शक्ति एक आंतरिक योग्यता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, मतलब क्या है, आंतरिक योग्यता है, अंदर से है, मतलब आपके शरीर में है ये चीज़। अन्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति को करेगा या व्यक्तियों के समूह को उनके व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ये है शक्ति। शक्ति की विशेषता क्या है? शक्ति उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। शक्ति का विस्तृत रूप सत्ता है, मतलब शक्ति का बड़ा रूप सत्ता है। शक्ति व्यक्ति की आंतरिक योग्यता है। शक्ति क्या, व्यक्ति की कैसी योग्यता है? आंतरिक योग्यता है। शक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। शक्ति प्लस वैधता सत्ता बन जाती है। जब शक्ति में वैधता जुड़ती है तभी सत्ता बन जाती है। शक्ति के रूप है राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक आदि। शक्ति का स्वरूप व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब सब व्यक्ति का अलग अलग होती है। औचित्य के अभाव में यह शोषण व दमन का माध्यम बन जाती है। अगर शक्ति के साथ में कोई तुम्हारे पास कोई मोटो नहीं है, गोल नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी? दमनकारी चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ऐसा। फिर शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत क्या होता है? बल है, प्रभाव है, सत्ता है, ये सब शक्ति की क्या है? स्रोत है। बल कैसे? बल द्वारा अपनी इच्छा दूसरे पर आरोपित की जाती है। सत्ता कैसे? शक्ति का वैधानिक रूप सत्ता है। जब सत्ता प्रत्यायोजित होती है तब शक्ति भी साथ में आती है ना। सत्ता ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मतलब शक्ति भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रभाव अन्य के कार्यों व निर्णयों को प्रभावित करने की योग्यता है। फिर सत्ता क्या है? शक्ति का ही वैध रूप सत्ता है। शक्ति का ही वैध रूप क्या है? सत्ता। शक्ति प्लस वैधता होती है जब सत्ता बनती है। फेयोल ने क्या कहा कि सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार है, उसे पालन करवाने की क्षमता है ना। सत्ता के माध्यम से आप आदेश दे सकते हैं अधीनस्थों को और उसको पालन करवा सकते हैं। विशेषता क्या है सत्ता की? सत्ता शक्ति का वैध रूप है। सत्ता क्या है? शक्ति का वैध रूप है। सत्ता का संगठन में प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। प्रवाह कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। सत्ता को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। संगठन में सत्ता केंद्रीकरण सदैव उच्च स्तर पर होता है। सत्ता का केंद्रीकरण हमेशा कैसा होता है? उच्च स्तर पर होता है। ये संगठन से जुड़ा हुआ एक अधिकार है। सत्ता क्या है? संगठन से जुड़ा हुआ अधिकार है। सत्ता के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। उत्तरदायित्व भी आता है इसके साथ। सत्ता द्वारा उच्च व अधीनस्थों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है ना, दोनों में समन्वय रखा जाता है। सत्ता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सत्ता को क्या किया जा सकता है? सत्ता को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अपन। फिर सत्ता के प्रकार। सत्ता के प्रकार क्या क्या है? सत्ता के प्रकार है एफ, एस और एल। फंक्शनल, स्टाफ और लाइन। मतलब क्या है? रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। रेखा अधिकार सत्ता क्या है? यह आदेश देने व निर्णय लेने वाली सत्ता है। ये क्या है? आदेश देने वाली और निर्णय लेने वाली सत्ता है। स्टाफ अधिकार सत्ता, यह सेवा देने वाली सत्ता है, मतलब स्टाफ वाले क्या कहते हैं? सेवा देते हैं, राय देते हैं। क्रियात्मक सत्ता क्या है? इसमें सीमित अधिकार सत्ता भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? ये विशेष कार्यों में निर्णय लेती है। ये क्या करती है? विशेष कार्यों में निर्णय लेती है। फॉर एग्जांपल आरपीएससी। अब मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है? तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता को अपन 2-3 तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, क्या बांट सकते हैं? 3 प्रकार से। पीवीसी। पीवीसी यानी पारंपरिक सत्ता, वैधानिक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता क्या होती है? कि अधिकारी के आदेश किसी परंपरा के कारण मान्य है। कोई भी व्यक्ति आदेश इसलिए मानता है क्योंकि एक परंपरा बनी हुई है, इसलिए वो मानता है। चमत्कारिक सत्ता। चमत्कारिक सत्ता क्या है? सामान्य जनता या अधीनस्थों द्वारा किसी के आदेशों का पालन उसके करिश्माई व आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण होता है। किस कारण होता है?
आदर्शवादी व करिश्माई व्यक्तित्व के कारण उसका पालन होता है। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो लोग अपने आप उसको मानते हैं। फिर वैधानिक सत्ता क्या है? जब किसी आदेश को कानूनी, तार्किक या वैधानिक आधार पर स्वीकार्य मिल जाती है, उसको बोलते हैं वैधानिक सत्ता। फिर सत्ता के स्रोत क्या क्या हैं? सत्ता के स्रोत है औपचारिक स्रोत, व्यवहारवादी चिंतकों के अनुसार, और सक्षमता विचारधारा। फिर है प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण आदि। तो औपचारिक स्रोत क्या है इसके? कि संविधान व सरकार द्वारा बनाए गए नियम, ये इसके औपचारिक स्रोत। व्यवहारवादी चिंतकों के अनुसार क्या है? अधीनस्थों की स्वीकृति। व्यवहारवादी चिंतक ये मानते हैं कि अधीनस्थ अगर आपको मान रहे हैं कि आप उनके नेता हो, तो ही आप नेता बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। सक्षमता विचारधारा क्या है? सक्षम व्यक्ति के आदेश अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सक्षम व्यक्ति के आदेश क्या होते हैं? अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। फिर प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण। फिर क्या है? प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण। सत्ता की सीमाएं क्या क्या है? देखो, सत्ता की सीमाएं तकनीकी सीमा, जैविक सीमा, आर्थिक सीमा, कानूनी सीमा, पर्यावरणीय सीमा, कार्यपालिका नियंत्रण, विधायी नियंत्रण आदि। ये सब क्या है? सत्ता की सीमाएं। तकनीकी सीमा क्या है? तकनीकी ज्ञान के अभाव में सत्ता का प्रयोग सही से नहीं कर सकते। तकनीकी ज्ञान के प्रभाव में क्या है? इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैविक सीमा क्या है? कि अधीनस्थों को हम ऐसे आदेश नहीं दे सकते जिससे कि उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। आर्थिक सीमा क्या है? कि भाई किसी अधीनस्थ को अगर आर्थिक नुकसान हो रहा है तो फिर वो आपका आदेश नहीं मानेगा। कानूनी सीमा क्या है? कि कानून के उल्लंघन पर कानून द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता आदि। फिर है पर्यावरणीय सीमा। भौगोलिक संकट, बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, ये सब पर्यावरणीय सीमाएं। फिर कार्यपालिका नियंत्रण। लोक सेवकों पर कार्यपालिका नियुक्ति, निष्कासन, स्थानांतरण, निलंबन के माध्यम से नियंत्रण रखती है ना? मतलब कैसे रखती है? कि लोक सेवकों पर नियंत्रण कैसे रखेगी? नियुक्ति, निष्कासन, उनकी नियुक्ति करेगी, निष्कासन करेगी, स्थानांतरण करेगी, निलंबन, सस्पेंड कर देगी, इस प्रकार नियंत्रण रखती है। फिर विधायी नियंत्रण कैसा होता है? कि प्रशासनिक अधिकारी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से नियंत्रित होता है। विधायिका मतलब जो विधानसभा में जो कानून बनते हैं उसी से तो नियंत्रित होगा कोई भी कर्मचारी। तो बस वो कानून बना देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। फिर है सत्ता के कार्य और महत्व। सत्ता क्या करती है? संगठन में समन्वय स्थापित करती है, संगठन में निर्णय निर्माण को मोटिवेट करती है। क्या करती है? निर्णय निर्माण को मोटिवेट। संगठन में कार्य विभाजन को संभव बनाती है। क्या करती है? संगठन में कार्य विभाजन को ये संभव बनाती है। अनुशासन स्थापित करती है, अधीनस्थों को प्रेरित करती है, जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है, अधीनस्थों से कार्य करवाती है, संगठन में प्रभावी निर्देशन, नियंत्रण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि कार्य करती है ना? क्या करती है? निर्देशन करती है, नियंत्रण करती है, निरीक्षण करती है, पर्यवेक्षण, ये सब काम करती है। फिर शक्ति और सत्ता। शक्ति और सत्ता क्या क्या है? शक्ति एक आंतरिक योग्यता है और सत्ता वैधानिक है। व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करने की क्षमता है शक्ति, और सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार व उसको पालन करवाने की क्षमता। सत्ता के बिना अस्तित्व संभव है, ठीक है, और शक्ति के बिना सत्ता का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रत्यायोजन संभव नहीं है, शक्ति का प्रत्यायोजन संभव नहीं है। प्रत्यायोजन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र। तो क्या शक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं, सत्ता को कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपके हेड के पास, जो आपका बॉस है, उसके पास क्षमता है, सत्ता है। उसने क्या किया? एक दिन के लिए आपको बॉस बना दिया कि भाई मेरी अनुपस्थिति में ये होगा, तो प्रत्यायोजन नहीं है। जवाबदेहिता होना आवश्यक नहीं है। जो शक्ति होती है उसकी जवाबदेहिता होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सत्ता में जवाबदेहिता होती है, यहाँ जवाबदेहिता जुड़ी हुई है। शक्ति का स्वरूप मात्रात्मक है। शक्ति का स्वरूप कैसा है? मात्रात्मक। जबकि उसका सत्ता का स्वरूप कैसा है? गुणात्मक। शक्ति वैधता नहीं है। शक्ति क्या नहीं है? वैधता नहीं है, वैधता इसमें नहीं होती। सत्ता में वैधता होती है। शक्ति जो है संकुचित व नकारात्मक अवधारणा है। कैसी है? संकुचित और नकारात्मक अवधारणा। और सत्ता क्या है? व्यापक अवधारणा। शक्ति का स्रोत क्या है? बल है, प्रभाव है, सत्ता है। जबकि सत्ता का स्रोत क्या है? प्रत्यायोजन है, औपचारिक है, व्यवहारवादी है, विचारधारा है,
सक्षमता, विचारधारा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है वैधता। वैधता क्या है? वैधता का मतलब है जनता का समर्थन। जनता का समर्थन। तो समाज में व्यवस्था कायम करने, जनता का शासन में भरोसा बनाए रखने के लिए शक्ति व सत्ता के साथ वैधता का होना ज़रूरी है। वैधता का सामान्य अर्थ है जनविश्वास, और वैसे कहें तो वैधता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक व शासित के बीच विश्वास व सहमति के रूप में प्रकट होती है। जो शासक व शासित के बीच विश्वास और सहमति, मतलब जो शासित है उसकी सहमति है कि तुम मेरे ऊपर शासन कर लो, ये वैधता है, ये विश्वास है। वैधता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक व शासित के बीच विश्वास व सहमति के रूप में प्रकट होती है। ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार क्या है? शासन करने के अधिकार में जनता के विश्वास को वैधता में विश्वास कहा गया है। फिर आगे देखते हैं वैधता के स्रोत क्या क्या है। वैधता का स्रोत एक तो क्या है? परंपरा है कि परंपरा से कोई आ रही है, चलिए विश्वास चला रहा है कि विश्वास करती हो जनता। फिर विचारधारा, उसमें क्या है कि उन नैतिक व राजनीतिक मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है जिस आधार पर किसी शासन को वैधता मिलती है। जैसे उदारवादी व्यवस्था, तो वहाँ वो वैध है कि जो भी वो करते हैं वो वैधता मिली हुई है। फिर चमत्कारिक गुण, नेता के चमत्कारिक गुण ही वैधता का स्रोत है। मतलब जैसे कि गांधी जी ने बोल दिया तो लोगों ने मान लिया, तो ये क्या है? उनकी चमत्कारिक गुण है। फिर संविधान, संविधान व कानून वैधता के स्रोत हैं। फिर वैधता का शक्ति व सत्ता के साथ संबंध। वैधता के इसके साथ संबंध, शक्ति व सत्ता के साथ संबंध। इसमें क्या होता है? शक्ति प्लस सत्ता जब होती है तो वैधता बनती है। शक्ति के पास जब हम सत्ता जोड़ते हैं तो क्या बनती है? वैधता। केवल व्यक्ति के प्रयोग से बलपूर्वक शासन सत्ता में वैध शासन है। जब सत्ता की शक्ति से घनिष्ठता होती है तब सत्ता निरंकुश हो जाती है। मतलब क्या है? सत्ता में जब शक्ति ज़्यादा आ जाती है तो सत्ता क्या हो जाती है? निरंकुश। जब सत्ता की वैधता से घनिष्ठता बढ़ती है तो क्या हो जाती है? वो न्याय संगत और जनप्रिय, ये हो जाती है। अब वैधता की विशेषता क्या है? शक्ति व सत्ता के बीच में कड़ी है। आम जन का विश्वास ही वैधता है। वैधता व्यक्तिनिष्ठ न होकर विश्वासनिष्ठ है, विश्वास पर आधारित है। वैधता शासन व्यवस्था का प्रमाणीकरण है, प्रमाणीकरण देती है वैधता। शक्ति में जब वैधता जुड़ती है तो सत्ता बनती है। वैधता लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण है। वैधता हेतु जनता का लोकतंत्र व शासन में विश्वास जरूरी होता है। शासन को न्याय संगत बनाती है ये। और क्या करती है? वैधता हेतु नियम व कानूनों का पालन आवश्यक है। नियम कानून का पालन करोगे तभी वैधता होगी। फिर वैधता के कार्य क्या है? प्रशासन को सामाजिक स्वीकृति दिलाती है। शासकों में आत्मविश्वास को बढ़ाती है। राज्य व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है, मतलब स्टेबिलिटी। शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करती है, शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के प्राप्त करना आसान हो जाता है इससे। क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना इससे आसान हो जाता है। आर्थिक विकास को तीव्र करती है। क्या करती है? आर्थिक विकास को तीव्र करती है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का माध्यम है। किसका माध्यम है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक माध्यम, न्याय का माध्यम है ये। ठीक है। फिर उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो थियो हेम्ने के अनुसार क्या है? उत्तरदायित्व सत्ता के प्रयोग पर एक बंधन है। मतलब तुम मर्जी पड़े जैसे काम नहीं कर सकते। व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करने की बाध्यता है। व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करने की बाध्यता ही क्या है? उत्तरदायित्व है। इसका स्वरूप नैतिक होता है। इसका स्वरूप हमेशा कैसा होता है? नैतिक। इसका दंडात्मक होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है कि दंडात्मक हो। विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व सत्ता का घनिष्ठ संबंध है। उत्तरदायित्व कार्य करने हेतु दबाव की भावना है। उत्तरदायित्व क्या है? कार्य करने हेतु दबाव की भावना। उत्तरदायित्व का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत व नैतिक गुणों से होता है। उत्तरदायित्व स्वनियंत्रण व सत्ता संतुलन का कार्य करता है। उत्तरदायित्व क्या करता है? स्वनियंत्रण करता है और सत्ता संतुलन का कार्य करता है। उत्तरदायित्व अधीनस्थों को निरंकुश होने से रोकता है। उत्तरदायित्व क्या करता है? अधीनस्थों को निरंकुश होने से रोकता है ये। ठीक है, ये काम है उत्तरदायित्व के। बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे।